नाटक क्या है, इसकी एक लाइन में हमारे मनीषियों ने जो व्याख्या की है वो अवस्था के अंतरण को नाटक कहते हैं। और हमारे संस्कृत आचार्यों ने कहा है अवस्थानुकृतम नाट्यम। और एक काव्येश नाटकम रम्यम की बात आती है कि काव्यों में नाटक जो है वो बहुत ही रमणीय माना जाता है। और तत् रम्या शकुंतला, और शकुंतला नाटक को उससे भी रम्य माना जाता है। तो नाटकों की जहाँ पर व्याख्या होती है तो इसमें हम आप सभी को बता दें, जैसा कि अभी हमारे छत्तीस जी ने इंगित भी किया था कि दृश्यम तत्र विनेयम, माने जिसका अध्ययन किया जा सके वो दृश्य कला होती है और उसी को हम लोग नाटक भी कहते हैं। और नाटकों के प्रकार में अगर हम सभी जाएं, थोड़ा सा आप सभी को बता देना चाहेंगे कि नाटक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कॉमेडी नाटक होता है, एक ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी को क्या कहते हैं सुखांत नाटक, और एक होता है ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक। तीसरा जो नाटक की विधा है वो ट्रेजेडी कम कॉमेडी है यानी सुखांत कम दुखांत है। और चौथा एक नाटक की जो विधा होती है इसको हम मेलोड्रामा कहते हैं। मेलोड्रामा का मतलब होता है कि हम जो है इमोशनल एक्शन को प्राप्त करने के लिए वैसा कथानक और पात्र को जो है हम लोग जो है पर्पजली उसमें इंगित करते हैं। यानी कि वो मेलोड्रामा जो होता है वो समाज की कुछ ऐसी बुराइयों और अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए लिखा जाता है। तो ये मैंने आपको नाटक के विषय में बताया। हालांकि हमारे बहुत सारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने आपको नाटक के संदर्भ में जानकारी दी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो नाटक यानी नाट्य की जो कृतियाँ हैं उसको हम लोग 5 डायमेंशन पर ये नापते हैं। जो हमारे मनीषी कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी कृति नाटक की हो अगर 5 डायमेंशन से होकर के गुजरती है तो निश्चित तौर पे वो अच्छी कृति मानी जाती है। जिसमें पहला कथानक है, दूसरा चरित्र की बात आती है, तीसरा सस्पेंस होता है उसमें, चौथा भाषा होती है और 5वां उसका वातावरण होता है। इन 5 डायमेंशन पर हमारे डॉक्टर अनिल जी ने उनकी मैं पुस्तक देख रहा था और सबसे पहले तो मैं छत्तीस जी को बधाई देना चाहूँगा। और मेरे लिए आज एक परम सौभाग्य की बात है कि मैं पुस्तकों के विमोचन में ऐसे मैं शरीक होता रहा, लेकिन ये आज मेरे जीवन की पहली पुस्तक है जो नाट्य विधा पर लिखी है, उसमें मुझे शरीक होने का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मित्रों, इसमें थोड़ा सा मैं कथानक के संदर्भ में मैं थोड़ी जो अध्ययन किया इसमें, जैसे कर्मसूर को धर्मराज का लिखा पत्र, तुम गरीबों का खून चूसने वाले खटमलों एवं समाज को खोखला बनाने वाले गुणों का खात्मा करने का संकल्प लो। ये नाटक का जो अंतिम जो धर्मराज है अपने पुत्र को लिखता है, ये इतना अच्छा कथानक है। और सस्पेंस की इसमें बात ये आती है, ये सस्पेंस क्रिएट करता है नाटक का कि अंत में जो है आप देखिए अंत में जो है इसकी जांच पुलिस अधिकारियों को सौंपी जाती है। कानून अपना काम करने के लिए यहाँ पर उद्यत होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक बार थोड़ा सा और आपकी बातों को इस दुखांत और नाटक को मैं ये कहूँगा कि इसमें जो हमको पढ़ने पर मिला वो कथा वस्तु आप जानते हैं कि जो भी कथा वस्तु पहले दी जाती थी नाटक की वो पौराणिक ऐतिहासिक होती थी, लेकिन ये कथा वस्तु जो है सामाजिक है, जिसको कि समाज को एक जो है समाज की विद्रूपताओं को इंगित करने के लिए हमारे डॉक्टर अनिल जी ने जो है इस कृति को लॉन्च किया है। पात्रों के संदर्भ में जैसा कि सजीव और प्रभावशाली चरित्र प्रस्तुत किया गया वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। पहले जो नाटक लिखे जाते थे उसमें पात्रों को जानबूझकर शीलवान, त्यागी, उच्च कुलीन, विनयी और सुंदर बताया जाता था, लेकिन आज तो आप देखिए नाटकों में कृषक और मजदूर की भी भूमिका अदा की जाती है। तो आज नाटकों का परिदृश्य बदला हुआ है। पहले
दर, धीर ललित, धीर शांत और धीरोत्तक ये पात्र इंगित किए जाते थे। उद्देश्य में जैसा कि डॉक्टर अनिल जी ने समाज में मूल्यों और आदर्शों की प्रतिमानों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जो अपना पात्रों के हिसाब से उनका संवाद प्रस्तुत किया, वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। भाषा शैली सरल, स्पष्ट, सुबोध है, जिसको कि कोई भी पढ़ करके देख सकता है। एक देश काल होता है जो नाटक काल युगानुरूप जो है वैसी प्रसंगों और परिस्थितियों को निर्मित करता है। उन्होंने निश्चित तौर पे वो भी काम अच्छा किया है। संवाद सरल, सुबोध और स्वाभाविक है, पात्र के अनुकूल हैं। तो ये भी मैंने देखा। जैसा कि हमारे भरत मुनि, जिसको जो है नाट्य शास्त्र के हम लोग प्रवर्तक मानते हैं, उन्होंने दार्शनिक संवाद को से बचने की बात कही है। और नाटकों में 9 प्रकार के रसों की चर्चा होती है, लेकिन हमारे भरत मुनि जी ने कहा है कि केवल रसों में 8 ही रस का परिपाक होता है। 9वें रस जो शांत रस है, वो शांत रस को जो है उन्होंने अनुचित करार दिया है। तो इसमें भी बहुत अच्छा मतलब मैंने देखा। अभिनय के लायक इसमें जो है देखिए हाथ, पैर, नेत्र, भ्रू, कटी, मुख आदि आंगिक अभिनय इस नाटक को में संभव है, जिसका मंचन किया जा सकता है। ये भी इसमें बखूबी नाटककार ने प्रस्तुत किया है। मित्रों, अब मैं अपनी वार्ता को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबी वार्ता नहीं देनी है। मैं एक्टिंग के संदर्भ में आता हूँ कि 3 प्रकार की एक्टिंग होती है। एक आप देखते हैं स्क्रीन एक्टिंग, जिसमें आप स्क्रीन पर जो है देखते हैं, और इसके बाद दूसरा होता है स्टेज एक्टिंग, स्टेज पर जो हमारे कलाकार रंगकर्मी जो है अपना स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और तीसरी एक्टिंग जो आती है, जिसको रेडियो ड्रामा कहते हैं, जिसमें आप केवल संवाद सुनते हैं और अपने पात्रों को नहीं देख पाते। तो इस प्रकार मैंने ये थोड़ी सी आपको चर्चा की। और जाते जाते एक बार और बताना चाहूँगा कि भरत मुनि को हमारे शास्त्रकारों ने, जैसा कि अभी छत्तीस जी कह रहे थे, ये नाट्य वेद के दृष्टा जो है 3 मनीषी थे। पहला तो जो पहले मनीषी हमारे थे, इसमें आपको बता दें शिलाली थी, और दूसरे त्रिशाश्व थे, और तीसरे भरत मुनि थे। लेकिन शिलाली और त्रिशाश्व की जो संकलित और संहिताएं जो नाट्य शास्त्र की हैं, वो आज उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम लोग मतलब भरत मुनि को ही नाट्य शास्त्र का प्रवर्तक मानते हैं। इस प्रकार मैं आप सभी के समक्ष अपनी छोटी सी प्रस्तुति दिया, पूरे चीज़ों को समाहित करते हुए। और मैं आप सभी को एक बार पुनः हृदय की पवित्रतम भावना से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।